नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा सेंट्रल बैंकिंग के मॉड्यूल ए का क्विक रिवीजन पीडीएफ है और हम लोग मॉड्यूल ए को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे हमारे सेंट्रल बैंकिंग टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको पता होगा सेंट्रल बैंकिंग में 5 मॉड्यूल है, ए बी सी डी ई। तो पांचों मॉड्यूल का मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ को समझते हैं सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड। यदि आप इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो मेन पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे सेंट्रल बैंकिंग के। तो इसमें बताया जा रहा है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ सेंट्रल बैंकिंग का। यूनिक मॉडल नहीं है सेंट्रल बैंक के लिए, फंक्शन जो है कंट्री टू कंट्री डिफर करता है और रिसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है मैंडेट को रिडिफाइन किया है। एक पॉइंट बताया जा रहा है ग्लोबल इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इसमें देखिए पहला है वार फाइनेंसिंग। तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि सेंट्रल बैंकिंग को स्टैब्लिश किया गया था वार फाइनेंसिंग के लिए। इसके बाद नेशनलाइजेशन आया बहुत सारे सेंट्रल बैंक का। फिर आया हमारा इकोनॉमिक एडेप्टेशन, यानी सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक चेंजेस को एडेप्ट किए। ये ग्लोबली जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और फिर बताया जा रहा है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी इनिशियली उनका बहुत कम फंक्शन था और नोट इशू का इनका मोनोपोली था, इसीलिए लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेबल एक्सटर्नल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इनका काम था। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वोलेटिलिटी को ये रोकते थे, प्रिवेंट करते थे। हिस्टोरिक ओरिजिन रिस्क बैंक स्वीडन 1668 पहला सेंट्रल बैंक था। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सवाल कि पहला सेंट्रल बैंक कौन सा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्स बैंक। ये कब इवॉल्व हुआ, ये क्यों इवॉल्व हुआ, ताकि हम नोट इशू को मोनोपोलाइज कर सकें, राइट। अब देखिए बात करते हैं यूरोप में स्प्रेड हुआ, 19th सेंचुरी यूरोप में स्प्रेड हुआ। इसमें इवॉल्विंग फंक्शन है, इवॉल्विंग रूल्स है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट। तो फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट में क्या बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, पेमेंट मैनेज करना, सेटल पेमेंट, और जिसको पीएसएस बोलते हैं हम लोग, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसे मैनेज करना, ये हमारा कहलाता है फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट। फिर आता है हमारा रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रोल, यानी कि रेगुलेटरी रोल ज़्यादा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम है और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंटल मैंडेट्स की। इसमें पॉइंट बताया जा रहा है कि ये ट्रेडिशनल फंक्शन के बियॉन्ड है, राइट। इसका फोकस कहाँ पे होता है, इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ पे इसका फोकस होता है। कोऑर्डिनेशन चाहिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के बीच में, इसकी जरूरत है। बात करें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की तो इंपॉर्टेंस है प्राइस स्टेबिलिटी का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का और रिस्क मैनेजमेंट का, और इसका इवोल्यूशन ड्राइव किया गया है फाइनेंशियल क्राइसिस और मार्केट डेवलपमेंट के द्वारा। बात करते हैं इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेंट्रल बैंकिंग। तो इनिशियली क्या हुआ कि हमारा नॉर्म्स इनफॉर्मल था जिसको बाद में हम लोग लॉ में फॉर्मलाइज किए। पीरियोडिक अमेंडमेंट लाया गया लॉ में इवॉल्विंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के लिए। सेंट्रल बैंक इमर्जिंग इकोनॉमी में डिस्क्रिशन को यूज करती है ओवर द लॉ। इमर्जिंग इकोनॉमी में डिस्क्रिशन को यूज किया जाता है ओवर द लॉ। और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज को टेलर किया गया तो कंट्री स्पेसिफिक सिनेरियो में, यानी एक पार्टिकुलर कंट्री में कैसी सिनेरियो है उसके हिसाब से ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को यहाँ टेलर मेड किया गया। यदि हम बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एडॉप्शन की तो सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रही है। एडॉप्शन हेल्प करता है ऑटोनॉमी में और क्राइसिस को प्रिवेंट करने में, ठीक है। ये सही पॉइंट्स को ध्यान रखना है। क्यों एडॉप्शन किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे जोर दिया जा रहा है। थ्योरी का कोई इवोल्यूशन, प्रैक्टिस का कोई इवोल्यूशन, ये मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग को गाइड करता है। इफ यू टॉक अबाउट बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1694 में फाउंड किया गया रॉयल चार्टर के अंदर। गवर्नमेंट बैंक था और यूके सेंट्रल बैंक था। ये बैंक नोट इशू करता था, गोल्ड रिजर्व कंट्रोल करता था, इंटरेस्ट रेट सेट करता था सिंस 1997। अब बात करते हैं फाउंडिंग ऑफ बीओई। तो ये स्कॉट्समैन विलियम पैटरसन के द्वारा फाउंड किया गया। 1.2 मिलियन यूरो लोन किया गया गवर्नमेंट को। सब्सक्राइबर जो थे बीओई के फॉर्म हुए। अब बात करते हैं हम लोग अर्ली बीओई फंक्शन। तो इन्होंने कमर्शियल बैंक ऑपरेशन कंडक्ट किया, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, नोट इशू किया, गवर्नमेंट डेप्ट को मैनेज किया। ये लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का रूप में प्ले किए ड्यूरिंग साउथ सी बबल क्रैश, ओके। और मोनोपोली था इनका बैंक नोट्स को प्रिंट करने में इन इंग्लैंड एंड वेल्स। अब बीओई का रोल क्या था वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो इन्होंने गवर्नमेंट बोरोइंग को मैनेज किया। नेशनलाइज हुआ 1946 में। ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस फॉर सेटिंग इंटरेस्ट रेट सिंस 1997। उसके बाद दूसरा बैंक की बात करते हैं हम लोग, वो है बैंक डी फ्रैंक। ये 1800 में बना था, हेडक्वार्टर पेरिस में था। इनिशियली इनके पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था ताकि वो बैंक नोट इशू कर सके पेरिस में। 1946 में नेशनलाइज हुआ, 1993 में प्राइवेटाइज हुआ। यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक को ज्वाइन किया 1999 में। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो देखिए एक्सपेंशन की बात करें तो नोट इशू प्रिविलेज एक्सटेंड किया गया नेशन वाइड 1848 में, यानी 1848 में नेशन वाइड नोट प्रिविलेज इशू को एक्सटेंड किया गया। इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज किया। 1848 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसको मैनेज करने का काम बैंक
बैंक डे फ्रैंक ने किया था, और इन्होंने इंश्योर किया प्राइस स्टेबिलिटी को पोस्ट प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का काम हुआ। फिर आता है बैंक डे पोर्टुगल, 1846 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, नोट इशूइंग कमर्शियल बैंक, और फिर इनका फोकस था कि नोट्स कन्वर्टिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे। एक बंड्स बैंक है, 1957 में सेटअप हुआ, इसका प्रेसिडेंट थे रिच बैंक। इसको क्रिएट किया गया क्वाइनेज, वेट और मेजर को यूनिफाई करने के लिए। इन्होंने फाइनेंशियल एंटिटीज़ को इंटीग्रेट किया। अब ये यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक का पार्ट है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। फिर आता है बैंक ऑफ इटली। बैंक ऑफ इटली क्या है? बैंक ऑफ इटली 1893 में फाउंड हुआ मॉनेटरी सिस्टम रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान। इसको टास्क दिया गया कि करेंसी को स्टेबलाइज किया जाए, क्राइसिस प्रिवेंट किया जाए। ये हमारे यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक का पार्ट था। फ्रेंड्स, आपको यदि इसके PDF की रिक्वायरमेंट है या सेंट्रल बैंकिंग के MCQs की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या नहीं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में जाइए। ये जो हमारा क्विक रिवीजन सेशन है ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। तो हमारे पास सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड MCQs, PDF इस तरह का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जहां से आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फेडरल सिस्टम की, जिसको द फेड बोलते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया कब? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1913 में, और इसका किस कारण से इस्टेब्लिश किया गया था? इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके रिस्पॉन्स में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हम प्रॉफिट मैक्स एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबलाइज करना, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि देखिए, प्राइस स्टेबलाइज करना, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को मॉडरेट बनाना और एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइज करना, ये सभी की ऑब्जेक्टिव रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, जिसको FRB कहा जाता है। एक हमारे फेडरल ओपन बैंक होते हैं कमेटी, जिसको FOMC कहा जाता है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक होते हैं, और प्राइवेटली ऑन US मेंबर बैंक होते हैं, और बहुत सारे एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं, ठीक है। फेडरल रिजर्व सिस्टम का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर FRB बोलते हैं, FRB हो गए। फिर हमारे FOMC होते हैं, 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक होते हैं, जो और प्राइवेटली ऑन US बैंक होते हैं, और कुछ एडवाइजरी काउंसिल होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और कंफर्म किया जाता है सीनेट के द्वारा। 7 मेंबर विथ 14 ईयर टर्म, ठीक है, ये पॉइंट समझिए। 7 मेंबर विथ 14 ईयर टर्म होता है। चेयर और वाइस चेयर भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। तो ये हमारा है फेडरल रिजर्व सिस्टम स्ट्रक्चर। अब उसके बाद बात करते हैं FOMC के बारे में। तो FOMC मॉनेटरी पॉलिसी सेट करेगा। इसके अंदर सारे 7 बोर्ड मेंबर होंगे और 12 रीजनल बैंक प्रेसिडेंट होंगे। यूनिक स्ट्रक्चर होता है, प्राइवेट और पब्लिक कंपोनेंट दोनों होते हैं हमारे FOMC के अंदर। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी कहा जाता है। फेडरल रिजर्व के इंडिपेंडेंस के बारे में बताया जा रहा है। क्या मतलब हुआ कि फेडरल रिजर्व का इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो है, इसके लिए आपको प्रेसिडेंट और कांग्रेस का अप्रूवल नहीं चाहिए। इसमें आपको कांग्रेगेशन फंडिंग भी नहीं चाहिए। फिर बोर्ड मेंबर का टर्म जो है मल्टीपल प्रेसिडेंशियल और कांग्रेशनल टर्म्स को स्पेन करता है। फिर बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द फेडरल रिजर्व। तो US गवर्नमेंट को एनुअल प्रॉफिट मिलता है स्टैट्यूटरी डिविडेंड के बाद और सरप्लस मेंटेन करने के बाद, राइट। US गवर्नमेंट रिसीव एनुअल प्रॉफिट। फिर आप देखिए 2020 का अर्निंग दिया गया है $88.6 बिलियन। रेमिटेंस टू US ट्रेजरी इतना है। 2021 का स्पेंडिंग दे सकते हैं इतना $मिलियन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना है। अब कॉमन फीचर क्या है सेंट्रल बैंकिंग के इवोल्यूशन में, आइए डिस्कस करते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है सिमिलर प्रॉब्लम के लिए। पेपर मनी ने मेटल कॉइन मनी को रिप्लेस किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। नोट्स एक लीगल टेंडर हो गया। ये सभी कॉमन फीचर्स हैं जिससे सेंट्रल बैंकिंग का पावर बढ़ गया ओवर मनी सप्लाई एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब देखिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 डेवलपमेंट क्या हुआ कि सुपरवाइजिंग प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करने के लिए रूल बढ़ गया। इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट, ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्रिशनरी पावर, ये सभी चीज़ हमारे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 डेवलपमेंट के बाद आया। अब देखिए सेंट्रल बैंक का क्या रिस्पॉन्स है फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इन्होंने क्या किया कि रोल को इन्हांस किया, मैंडेट को इन्हांस किया, और जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन जैसा क्राइसिस आया तो रोल और मैंडेट को इन्हांस किया। इनका फोकस था मॉनेटरी स्टेबिलिटी पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे और ग्रोथ प्रमोशन पे। इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। तो देखिए इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है सेंट्रल बैंक का कि मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकर टू बैंक, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट का भी बैंकर कहलाता है। डेवलपमेंटल रोल होता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेंड किया गया नोट इशुएंस के लिए, करेंसी वैल्यू मेंटेनेंस में और ग्रोथ प्रमोशन में। मतलब ये सभी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेंट्रल बैंक को दिए गए। अब बात करते हैं हम लोग सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी रूल्स की। तो देखिए जो हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, इसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाया गया।
ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाला, ये इसे बढ़ाया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे सेंट्रल बैंक का। तो हमने क्या देखा, इनका रोल पहले मॉनेटरी पॉलिसी बैंकर्स टू बैंक तक लिमिटेड था, लेकिन उसे एक्सपेंड कर नोट इशुएंस, करेंसी वैल्यू मेंटेनेंस, इन सभी पे लाया गया। अब बात करते हैं शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। बहुत सारे सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने में रोक दिए, सीज्ड। फिर दोस्तों फिर कह रहा है कि इनका फोकस मार्केट डेवलपमेंट में, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ और कम्युनिकेशन पॉलिसीज में चला गया। अब बात करते हैं हम लोग रोल एज द बैंकर टू गवर्नमेंट। तो वार फाइनेंस में, बैंकिंग सिस्टम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, राइट, ये सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू रिवाइव बैंकिंग सिस्टम एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर। अब देखिए कुछ पॉइंट बताया जा रहा है कि हमारा है मोरल हैजार्ड इन लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेसेंसीज का इशू आ जाता है, ठीक है, किसमें, बैंकों में, राइट। तो कॉम्प्लेसेंसीज का सेंट्रल बैंक सब्जेक्ट्स अफेक्टेड बैंक टू स्क्रूटनी एंड एक्सटेंड सपोर्ट एट द पेनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक सब्जेक्ट्स अफेक्टेड बैंक टू स्क्रूटनी एंड एक्सटेंड सपोर्ट एट पेनल इंटरेस्ट रेट। तो ये मोरल हैजार्ड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन में। अब देखिए फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक जो हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का रिलेशनशिप होता है, इसको रिकॉग्नाइज करती है। और फिर यहाँ पे प्रोविजन होता है कि हम प्रोडक्टिव सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करें। ये क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, राइट। और फिर फाइनेंशियल डीपनिंग और वाइडनिंग मोबालाइजिंग सेविंग, ये और इंश्योर करता है फाइनेंस फ्लो टू इंटेंडेड सेक्टर। अब सेंट्रल बैंकिंग का रोल फंक्शन की बात करें तो पहला आता है हमारा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, यानी कि ये हेल्प करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बिल्डिंग में। दूसरा क्या करता है कि अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी प्रोवाइड करेगा, सोफिस्टिकेटेड पेमेंट को और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करेगा। एक आता है प्रोलिफरेशन रीजन। तो सेंट्रल बैंक इमर्ज इसलिए हुआ क्योंकि हमारा बैंकिंग नीड कॉम्प्लेक्स था, फाइनेंशियल सेक्टर को इंटीग्रेट करना था और रेगुलेशन और सुपरविजन की बहुत जरूरत थी। तो इसको ऑरिजिनेट किया गया नोट्स इशू के लिए, बैंकर के रूप में काम करने के लिए, लेंडर टू द गवर्नमेंट एक्ट करने के लिए। कन्फ्लिक्टिंग रोल क्या है, गवर्नमेंट बैंकर। तो देखिए डेब्ट मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट करता है प्राइस स्टेबिलिटी से। अब डेब्ट को फाइनेंस करना के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, और ये डिबेट लाता है कि सेंट्रल बैंकिंग का इंडिपेंडेंस कैसे है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा इंडिपेंडेंस, ये भी हमारा एक कॉन्फ्लिक्टिंग रोल है। तो वियतनाम वार और इन्फ्लेशन के बाद इस पर फोकस गया। बहुत सारे सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को परस्यू करते हैं, वो टारगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। रेगुलेशन एंड सुपरविजन, तो को देखिए ये दोनों रोल को कंबाइन करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। कुछ कंट्री फाइनेंशियल सुपरविजन को सेपरेट करती है सेंट्रल बैंक से, ठीक है। फिर आता है मॉडर्न फोकस, तो यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मार्केट डेवलपमेंट, पेमेंट सिस्टम सभी पे जोर होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड से लेकर बहुत मॉनेटरी में शिफ्ट हुआ है 1971 से लेकर। फिर बात करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो ये वाइडली अडॉप्टेड है लेकिन यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन नहीं है। इसका ऑटोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी को ऑलरेडी का इंपॉर्टेंस देखा जा रहा है। डेवलपमेंट डिफरेंस की बात करें तो डेवलप्ड कंट्री का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, राइट, और एफिशिएंट मॉनेटरी ट्रांसमिशन होगा। तो ये तो डेवलप्ड कंट्री की बात होगी। डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो इनके पास फाइनेंशियल डेवलपमेंट का बहुत सारा स्टेजेस होगा। इनके पास लेस इफेक्टिव पॉलिसीज से होता है सिग्नल ट्रांसमिशन का। तो ये डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं। फिर होता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑपरेशन एंड रिस्पांस, तो डेवलप कंट्री का क्विक पॉलिसी रिस्पांस होगा, रिसोर्स एलोकेशन होगा, प्रीडोमिनेंट यूज होगा चेक ड्राफ्ट का, मिनिमम करेंसी मैनेजमेंट होगा, और यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बहुत ही एफिशिएंट होता है हमारे डेवलप कंट्री में। लेकिन यदि हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की तो करेंसी पे बहुत ज़्यादा रिलायंस होगा, कॉम्प्लेक्स करेंसी मैनेजमेंट होगा, वीकर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, और बैंकिंग नेटवर्क बहुत स्पार्स है। सिग्निफिकेंट इनफॉर्मल मार्केट होगा जो कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को वीक बना देते हैं। ये सभी हमारे डेवलपिंग कंट्री के पार्ट हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों डेवलप्ड कंट्री जो है फ्लेक्सिबल फ्री मार्केट प्रिंसिपल से इवॉल्व हुए हैं। डेवलपिंग कंट्री चैलेंजेस फेस करते हैं अंडर डेवलप मार्केट का और फिजिकल डोमिनेंस का। फिर बात करते हैं रोल डिफरेंस में। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्री जो है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंटल रोल होता है सेंट्रल बैंक का, और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का रोल होता है। ट्रांजिशन इकोनॉमी की बात करें तो लर्निंग से बेनिफिट करना और अडेप्ट करना डेवलप्ड कंट्री फ्रेमवर्क, ये हमारा कहलाता है ट्रांजिशन इकोनॉमी। आज के समय में क्या क्या चैलेंज है, तो हमें टेलर्ड फ्रेमवर्क चाहिए। ओल्डर डेवलपिंग कंट्री में सेंट्रल बैंक एक तरह का फैसिलिटेटर का काम करता है जो कि मार्केट फेलियर को एड्रेस करेगा। डायरेक्ट सेक्टर स्पेसिफिक टूल चाहिए अर्ली स्टेज में, जिसको मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मूव कर सकते हैं। अब देखिए क्राइसिस से कैसे अडेप्ट किया जाए, तो एक पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने रूल्स और पॉलिसीज़ को अडेप्ट किया बेस्ड ऑन इकोनॉमिक नीड एंड क्राइसिस। तो जो हमारा 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोविड-19 पैंडेमिक आया, इन्होंने हाईलाइट किया कि कितना रेजिलियंस से, कितना मैंडेट इवॉल्विंग था सेंट्रल बैंक का। तो बेसिकली हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सेंट्रल बैंक अपने इकोनॉमी से इवॉल्व हुए हैं जो यूनिक कंट्री स्पेसिफिक चैलेंज को एड्रेस करते हैं।
अब आता है बैंकर टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बोरोइंग जो है एडिशनल करेंसी क्रिएट करता है, जिस कारण से मनी एक्सपेंशन होता है। सेंट्रल बैंक डेप्ट इशू करती है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को, ताकि लिक्विडिटी इंपैक्ट को ऑफसेट कर सके। मतलब लिक्विडिटी का जहाँ पे परेशानी है वहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है डेप्ट इशू करती है। अब देखिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है रिड्यूस करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एक होता है हमारा फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी। फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, अभी मैंने समझाया था आपको। फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी बहुत क्रूशियल है। इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है हमारे लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी से अलाइन करेगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं। फिर आता है हमारा केयरफुल प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ कि टाइमिंग क्या है, सिक्योरिटीज इशुएंस का मैच्योरिटी क्या है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एक्सेस सिक्योरिटी, यदि मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो। सेंट्रल बैंक डिलीवर्स फेस करते हैं। सेंट्रल बैंक फेस डिलेमास बिटवीन लिक्विडिटी फॉर मॉनेटरी पॉलिसी एंड बोरिंग प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक को प्रेशर डालते हैं ताकि इंटरेस्ट रेट को कम करें, और फिर यहाँ पे सेपरेटिंग डेप्ट मैनेजमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी से सेपरेट करने के लिए एडवोकेट करता है सरकार। ठीक है, तो यही डिलेमा फेस करता है कि हम लिक्विडिटी को क्या करें और बोरिंग प्रोग्राम को क्या करें। सो गवर्नमेंट बोलती है कि सेंट्रल बैंकों की इंटरेस्ट रेट कम करो, और फिर साथ ही साथ एडवोकेट ये भी करती है कि डेप्ट मैनेजमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी से सेपरेट करो। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है। फिर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट डिपेंडेंस को बढ़ाना सेंट्रल बैंक पे फाइनेंस पे। बहुत सारे कंट्री ने सेपरेट डेप्ट ऑफिस को एस्टैब्लिश किया है। इससे क्या होता है, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमारी बढ़ती है। ठीक है, सेपरेट डेप्ट ऑफिस एस्टैब्लिश किया है। तो देखिए शिफ्ट हुआ है किसके तरफ, सिंगल ऑब्जेक्टिव पॉलिसी। जैसे कि सिंगल ऑब्जेक्टिव पॉलिसी क्या हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्टिव पॉलिसी है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने इस अप्रोच को रिव्यू करने के लिए प्रॉम्प्ट किया था। हमारा अप्रोच क्या था, सिंगल ऑब्जेक्टिव पॉलिसी। लेकिन हमारा जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अब उसमें कहा गया कि अब आपको जो अप्रोच है उसको रिव्यू कीजिए। तो कहने का मतलब कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और हम डेप्ट मैनेजमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी से सेपरेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बताया जा रहा है डेप्ट मैनेजमेंट वर्सेस मॉनेटरी मैनेजमेंट। ग्लोबल ट्रेंड क्या है कि डेप्ट और मॉनेटरी मैनेजमेंट सेपरेट है। ओईसीडी कंट्री जैसे कि जर्मन और यूके में ऑटोनोमस डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है एफिशिएंसी के लिए। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस में सेपरेट ऑफिस होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, डेप्ट मैनेजमेंट के लिए। राइट, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि डेट मैनेजमेंट और मॉनेटरी मैनेजमेंट को अलग कीजिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्री का वैलिड ओपिनियन है। इनका क्या है कि डेवलपिंग कंट्री का फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, और अंडर डेवलप मार्केट के बाद सेपरेट ऑफिस अनसुटेबल माना जाता है। ठीक है, बैंकर्स टू बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, लेंडर ऑफ लार्ज रिजॉर्ट के रूप में काम करेगी। फिर बताया जा रहा है कि अर्ली फाइनेंशियल सिस्टम बैंक डोमिनेटेड था, इसका फोकस था बैंक स्टेबिलिटी पे। बैंक ने लैंडिंग के माध्यम से, मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से पैसा जनरेट किया। सेंट्रल बैंक को रेगुलेट करती है ताकि सिस्टमिक रिस्क को हम प्रिवेंट कर सकें। अब एक चीज़ बताइए, यदि आप एक्सेसिव क्रेडिट दे देंगे तो सिस्टमिक रिस्क होने का संभावना होता है ना, तो सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करती है ताकि सिस्टमिक रिस्क को हम प्रिवेंट कर सकें। फिर आता है बात लेंडर टू लार्ज रिजॉर्ट। तो लेंडर टू लार्ज रिजॉर्ट का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक जब भी बैंक को क्राइसिस फेल करेगी तो सेंट्रल बैंक रेस्क्यू करती है बैंक को। सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है सॉल्वेंट और इलिक्विड बैंक को। बात करते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक का जो रोल होता है लेंडर ऑफ लार्ज रिजॉर्ट, ये बहुत जरूरी है सिस्टमिक क्राइसिस को मैनेजमेंट करने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सेंट्रल बैंक जैसे कि आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, यूएस फेडरल रिजर्व हो गया, इसको एस्टैब्लिश ही किया गया था बैंकिंग क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। तो कहने का मतलब कि लेंडर ऑफ लार्ज रिजॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, और ये बैगहॉट के द्वारा कंसेप्ट पॉपुलराइज किया गया। बैगहॉट आप जानते होंगे, ही वाज अ पॉपुलर इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया हाई इंटरेस्ट रेट पे ताकि मोरल हैजार्ड को हम अवॉइड कर सकें। राइट, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें हम लोग पैनल इंटरेस्ट रेट डिस्करेज एक्सेसिव रिस्क टेकिंग बाय बैंक। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मीनिंग है कि जो पैनल इंटरेस्ट रेट है वो डिस्करेज करता है एक्सेसिव रिस्क टेकिंग बाय बैंक। ओके, अब देखिए लेंडर ऑफ लार्ज रिजॉर्ट के बारे में और कुछ पॉइंट बताया जा रहा है कि हमारा जो इंटर बैंक मार्केट, सोफिस्टिकेटेड इंटर बैंक मार्केट है, इससे क्या होता है कि हम लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन कैन सफाइस। कोऑर्डिनेशन फेलियर, अब मान लीजिए कि हमारा कोऑर्डिनेशन है ही नहीं डेट मैनेजमेंट में और मॉनेटरी और इसमें लिक्विडिटी पॉलिसी में, तो बैंक का फ्रेजिलिटी काउज करेगा। लेंडर ऑफ लार्ज रिजॉर्ट जो है क्रूशियल होता है स्टेबिलिटी के लिए, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो सेंट्रल बैंक जो कि हमारे सरकार का हिस्सा होता है, वो बैंक लॉसेस को शुरू में कवर करे और अल्टीमेटली उसे सोसाइटी में पास करे टैक्स और बोरोइंग के माध्यम से। राइट, अब बात करते हैं कि बैंक के लॉस होने का रूट काउज क्या है। तो वो रूट काउज जो है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए से लिंक होता है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिस्टॉर्शन का एक कारण बनता है। फिजिकल इंबैलेंस जब हो जाए तब ये भी कारण बनता है, या कुछ स्ट्रक्चरल इशू आ जाए। तो कहने का मतलब कि इन सभी चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है।
इन सभी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि हम रिपीटेड क्राइसिस को प्रिवेंट कर सकें। इंश्योर करें कि एक साउंड मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जो कि कंपटीशन प्रमोट करे और एफिशिएंसी प्रमोट करे रियल सेक्टर में। अब बात करते हैं सीबीडीसी की। सीबीडीसी क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए दोस्तों, सेंट्रल बैंक जो है ना वो सीबीडीसी के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है पब्लिक ट्रस्ट के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए और रेजिलिएंट पेमेंट सिस्टम के लिए। अब एक पॉइंट को समझिए जिसको हम लोग बोलते हैं यूएस सेंट्रल बैंक मनी। इसके अंदर फिजिकल करेंसी आएगा, डिजिटल बैलेंस आएगा फेडरल रिजर्व में। अब सवाल यह है कि एग्जिस्टिंग डिजिटल मनी से कैसे ये अलग है? एक सीबीडीसी एक फेडरल रिजर्व लायबिलिटी होगी अनलाइक डिजिटल मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का डिजिटल मनी नहीं होता है, सीबीडीसी एक फेडरल रिजर्व की लायबिलिटी मानी जाती है, जिसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली हमारा जो पेमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक मीन होता है उसको हम लोग डिजिटल करेंसी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग गुड्स एंड सर्विस को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट डिजिटल करेंसी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया। तो ये जो है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क पोज नहीं करते और मॉनिटरिंग सेंट्रल बैंक जो है एक इन सभी को मॉनिटर करती है। अब एक होता है हमारा डीएलटी। डीएलटी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। समझिए इसे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर सिस्टम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो डीएलटी जो है ना सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी को पावर प्रोवाइड करती है। अब इस डिजिटल करेंसी का इंप्लीकेशन क्या होगा, क्या इफेक्ट हो रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, डिजिटल करेंसी जो है पेमेंट के लिए वाइडली यूज हो सकता है। सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट, इनके इंप्लीकेशन को समझना इकोनॉमी के लिए ये सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने सीबीडीसी इशू किया है और रिजर्व बैंक इसे कंसीडर कर रहा है। अब एक हमारा डिजिटल रुपी पायलट प्रोग्राम। तो आरबीआई ने डिजिटल रुपी यानी डिजिटल रुपी होलसेल सेगमेंट को लॉन्च किया 1 नवंबर 2022 को। इसके पार्टिसिपेंट 9 बैंक थे, जिसमें एसबीआई भी थे, एचडीएफसी भी थे। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट किया गया। इसी पर्पस के लिए इस पार्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। एफिशिएंसी की बात करें तो ये हमारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने वाला है और इंटर बैंक मार्केट एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है। रिटेल सीबीडीसी दोस्तों 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। आपको मैं फिर से बता दूं, ये जो हमारा सेंट्रल बैंकिंग का कंटेंट है हमारे पास कंप्लीटली 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज अवेलेबल है पूरा सब्जेक्ट्स का। और फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह के क्विक रिवीजन सेशन भी अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। यदि हम बात करें करेंसी इशू और मैनेजमेंट की, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो इनिशियली प्राइवेट बैंक हैंडल करती थी, इस कारण से कंफ्यूजन होता था, क्रेडिबिलिटी इशू होता था। सेंट्रल बैंक का रोल क्या था? तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सेंट्रल बैंक को करेंसी इशुएंस का पावर दे दिया था और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने क्या किया है, करेंसी मैनेजमेंट को इनहांस कर दिया है। अब करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स और कॉइन का मिक्स को डिटरमाइन करता है और डिजाइन प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। यदि हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ करेंसी इशुएंस की, तो देखिए पहला मेथड क्या हुआ करता था? प्रोमिसरी नोट बैक्ड बाय प्रीशियस मेटल। मतलब कि पहले जो हमारा करेंसी इशुएंस था वो प्रोमिसरी नोट के माध्यम से होता था और जो प्रीशियस मेटल थे उसके द्वारा बैकिंग होता था। लेकिन एक होता है हमारा फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। ये क्या होता है कि हमारी करेंसी के वैल्यू का फ्रैक्शन ही बैकिंग की रिक्वायरमेंट है, इसी को कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। यानी हमारे पास जो करेंसी का वैल्यू है ना उसका एक फ्रैक्शन को ही बैकिंग की रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कंट्रोल इशुएंस को कंट्रोल कीजिए, क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। रिजर्व प्रैक्टिस, तो ये रिजर्व का जो प्रैक्टिस है वो ग्लोबली वेरी करता है, अलग अलग प्रैक्टिस होता है करेंसी इशुएंस का, करेंसी बैकिंग का। यदि हम करेंसी इशू और मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए जर्मनी और इटली में क्या हुआ, सेंट्रल बैंक को एस्टैब्लिश किया यूनिफॉर्म करेंसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। यूएस के अंदर क्या हुआ, फॉरेन करेंसी को वैलिड अलग अलग हुआ और जब तक फर्स्ट बैंक ऑफ यूएस ने पेपर नोट्स को पब्लिश नहीं किया था 1789 में, 1836 तक 1600 बैंक ने 13,000 तरह के नोट्स को इशू किए और यूएस ट्रेजरी ने ग्रीन बैंक इशू किया था 1862 में और फेडरल रिजर्व ने 1913 में उसे टुक बैक कर लिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नोट्स इशू किया था 1694 में और प्रिंटिंग 1855 में स्टार्ट हुआ। पब्लिक ट्रस्ट की बात करें तो 2 पॉइंट है। पहला आता है हमारा क्रेडिबिलिटी, तो सेंट्रल बैंक इंश्योर करेंगे कि ऑथेंटिसिटी हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो, एडवांस डिजाइन, प्रिंटिंग और डिस्ट्रक्शन मेथड के माध्यम से। डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि डेवलप कंट्री लेस करेंसी को यूज करती है क्योंकि जिनके पास चेक और कार्ड्स का अल्टरनेटिव होता है। लेकिन हमारे पास डेवलपिंग कंट्री कैश पे ज़्यादा रिलाई करती है। और फिर डेफिसिट और करेंसी इशू में बताया था कि हाई गवर्नमेंट डेफिसिट डेवलपिंग कंट्री में ये हमारी करेंसी इशुएंस के फ्लक्चुएशन फंक्शन को, आप देखिए डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि जो डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे करेंसी इशुएंस के फंक्शन को इंपैक्ट करता है। टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन की बात करें तो पहला हमारा प्रोमिसरी नोट से लेकर प्रिंटेड करेंसी, ये इस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है सॉइल नोट्स और इनको एड्रेस करता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है, इंश्योर करता है कि हमारा जो टाइमली सेटलमेंट हो जाए ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, अब मनी मूव हो गया पेमेंट के लिए। क्लियरिंग हाउस जो है ब्रिटिश कॉफी हाउस से इवॉल्व होकर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में आ गया चेक क्लियरिंग के लिए।
सेंट्रल बैंक का रोल जो है पीएसएस पे रहता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम पे। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल बैंक को रेगुलेटरी और ऑपरेशनल एस्पेक्ट दोनों चीज़ को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक। प्राइवेट एंटिटीज़ की बात करें तो दोस्तों सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा और प्राइवेट एंटिटीज ऑपरेशन को मेंटेन करेगा। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा, ऑपरेशन को कमर्शियल बैंक से शेयर किया जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो रेगुलेट करता है और चेक को प्रोसेस करेगा, और प्राइवेट एंटिटी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यूएस और यूके और कनाडा में क्या होता है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा और प्राइवेट एंटिटी जो है क्लियरिंग को मैनेज करेगी। वही होता है कि सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी और ऑपरेशनल एस्पेक्ट दोनों को मैनेज करेगा और प्राइवेट बैंक जो है ऑपरेशन को मैनेज करेगी, राइट। ये पॉइंट को समझना है। अब देखिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की बात करें तो एक आता है हमारा लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम, जैसे कि आरटीजीएस जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है, क्योंकि इसका रोल जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिक्विडिटी के फॉर्म में होता है, राइट, और इसका मॉनेटरी पॉलिसी पे इंपैक्ट पड़ता है। फिर दूसरा आता है हमारा सेटलमेंट फंक्शन, तो सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है फाइनलिटी को और मिटिगेट करता है सेटलमेंट रिस्क को, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर सेंट्रल बैंकिंग का इवोल्यूशन की बात करें तो पहला होता है प्राइवेट एंटिटीज में शिफ्ट होना, तो सेंट्रल बैंक जो है रेगुलेट करते हैं रेदर देन ऑपरेटिंग क्लियरिंग फंक्शन, लेकिन वो स्टेट में वो सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिटेन करेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ मनी, तो देखिए एक होता है हमारा डेफर्ड पेमेंट, तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि मनी एज अ यूनिट फॉर फ्यूचर पेमेंट, क्योंकि इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से और डिफ्लेशन से, मनी को फ्यूचर पेमेंट का यूनिट माना जाता है। फिर बात करें हम लोग स्टोर ऑफ वैल्यू, तो मनी अपने वैल्यू को रिटेन करता है ओवर द टाइम, लेकिन फ्लक्चुएशन जो है इस रोल को इंपैक्ट करेगा। यदि हम प्राइस स्टेबिलिटी के हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड की बात करें, पहला आता है गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑटो एडजस्टेड करेंसी वैल्यू था, गोल्ड फ्लो के बेस पे था, और दूसरा आता है हमारा फ्लैट फाइट स्टैंडर्ड। तो सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल बैंक क्या करती है कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को बैलेंस करेगी, इसका फोकस होगा प्राइस स्टेबिलिटी पे डिस्पाइट इंक्रीजिंग रिस्क, मतलब रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को बैलेंस करती है। फिर बात करते हैं हम लोग ग्रेट डिप्रेशन इनसाइट की, इसमें क्या पॉइंट है कि जो करेंसी का वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ, इस कारण से हार्डशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खासकर ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। और क्या हुआ, पॉलिसी कीन्स ने एम्फसाइज किया फिस्कल पॉलिसी को, जबकि फ्रेडमैन और स्वाज ने हाईलाइट किया मनी सप्लाई इशू एंड सेंट्रल बैंक मिस्टेक। याद रखिएगा केन्स के द्वारा फिस्कल पॉलिसी, और हमारे जो स्वाड और फ्रेडमैन थे इन्होंने मनी सप्लाई को इशू का हाईलाइट किया। फिर बात करते हैं इन्फ्लेशन एंड कर्व, पहला आता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व सजेस्ट करता है शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, दो हाई इन्फ्लेशन इज डिट्रीमेंटल इन द लॉन्ग रन। देखिए लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन यदि हाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ये तो गलत बात है, लेकिन इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। सेंट्रल बैंकिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मॉनेटरी और फिस्कल रोल के बीच में मैंने पहले बताया है कि डेवलपिंग कंट्री जो है सेंट्रल बैंक कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं। याद देखिएगा डेवलप कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ पे रोल फिक्स है, राइट, वहाँ पे अलग अलग रोल है, मॉनेटरी का अलग रोल है, फिस्कल का अलग रोल है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें या गवर्नमेंट डेफिसिट को फाइनेंस करें डेवलपमेंट के लिए, राइट, तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी। एक देखिए एक तरफ जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो आप मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, और जब आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी हो गया। तो सवाल ये उठता है कि डेवलपिंग कंट्री में करे तो क्या करे, क्योंकि रोल तो अलग अलग है नहीं, राइट, दोनों रोल दे दिया गया है सेंट्रल बैंक को ही, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अब बात करते हैं कि सैगनोरीज और इन्फ्लेशन ट्रैक्स, तो ये सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है डेवलपिंग कंट्री में ताकि वो हाई पब्लिक डेब्ट को मैनेज करे, और ये हमारे प्राइस स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करता है। एक होता है फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी डायलॉग, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी डायलॉग बहुत जरूरी है पॉलिसी कंसिस्टेंसी के लिए डेवलप्ड कंट्री में। और बात करते हैं कि गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए रेगुलेटरी मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो सेंट्रल बैंक SLR यूज करती है। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ताकि मार्केट बोरोइंग को फैसिलिटेट कर सके, बैंक अपने एसेट का एक पोर्शन लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करे, खासकर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। बैंकिंग सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है कि SLR जो है क्या करता है कि पूरे के पूरे बैंक फंड को एम्प्टी बना देता है, प्रीएम्प्ट्स बैंक फंड, कंस्ट्रेंट लैंडिंग एबिलिटी, मतलब लैंडिंग एबिलिटी में कुछ कंस्ट्रेंट डाल देता है। और फिर क्या है कि रिसेंट ट्रेंड ने दिखा गया है कि इन सभी कंस्ट्रेंट पे कुछ ईज डाला गया है, कुछ ढिलाई डाली गई है। फिर स्टेबल प्राइस लेवल फॉर ग्रोथ, तो ज़्यादा मनी प्रिंट करना, इसका मतलब कि ये नहीं कि आप ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, स्टेबल प्राइस बहुत जरूरी होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, राइट। फिर बात करें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में, पहला आता है हमारा 70s एंड 80s, मतलब इसका फोकस था कि हमारा मनी आउटपुट और प्राइसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस पर फोकस था हमारा 70-80s में। रिसेंट ट्रेंड में हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो स्वीडन में स्टार्ट हुआ गोल्ड, देखिए एक हमारा कोलैप्स हुआ था, इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स।
क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स हुआ था, स्वीडन में स्टार्ट हुआ था इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसने पॉपुलैरिटी गेन किया, लेकिन इसका लिमिटेशन अभी भी है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक के टूल्स की। तो कुछ टारगेट्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए ये सभी टारगेट को यूज किया जाता है। 1990 में क्या हुआ कि रेंज ऑफ इंडिकेटर के प्रति शिफ्ट हो गया। फिर बात करते हैं पब्लिक परसेप्शन एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो देखिए सेंट्रल बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग का ऑफ इन्फ्लेशनरी फैक्टर, फोरकास्टिंग इन्फ्लेशन एंड एंकरिंग एक्सपेक्टेशन आर क्रूशियल। एक होता है हमारा ट्रांसमिशन लैग। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक के एक्शन और गोल रियलाइजेशन के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैग, राइट। तो सेंट्रल बैंकिंग का एक्शन और सेंट्रल बैंकिंग का जो गोल रियलाइजेशन है दोनों के बीच में टाइम को हम लोग लैग बोलते हैं। अब देखिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है कि बहुत सारे टारगेट रखती है विद गवर्नमेंट कंसल्टेशन, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करती है, कॉन्फिडेंस प्रमोट करती है मॉनेटरी पॉलिसी में। अब देखिए कुछ कुछ कंट्रीज है जहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग को दिया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, फिनलैंड, इजराइल, स्पेन एंड स्वीडन। ये क्लियर मीडियम इन्फ्लेशन होता है और क्लियर मीडियम मतलब मीडियम इन्फ्लेशन का क्लियर आउटलुक प्रोवाइड करता है और स्टेबल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। अब दो चीज़ है, एक होता है प्राइस स्टेबिलिटी, एक होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो प्राइस स्टेबिलिटी एक जनरल टूल होता है हमारे सेंट्रल बैंक का। इन्फ्लेशन टारगेट जो है लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, 2 साल के लिए हो सकता है और इसको आपको एनुअल मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। और इंप्लीमेंटेशन जो है सेंट्रल बैंकों में वेरी करता है। ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए प्री रिक्विजिट क्या है वो देखते हैं। तो पहला ये है कि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस होना चाहिए सरकार के बजट फाइनेंसिंग से, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि इफेक्टिव मार्केट डिटरमाइन मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात है कि हमारा ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस हो, हम इन्फ्लेशन को फोरकास्ट कर सकें और मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट को एसेस कर सकें। तो क्या क्या पॉइंट बताया, पहला है सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया, इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, एबिलिटी टू फोरकास्ट इन्फ्लेशन। फिर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की। व्हाट आर सम ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो पहला होता है मॉडल को यूज़ करना ताकि हम परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर सकें इंटरमीडिएट टारगेट का, जैसे मनी ग्रोथ और एक्सचेंज रेट। फिर आता है हमारा मनी एग्रीगेट। मनी एग्रीगेट क्या होता है कि बहुत सारे डेफिनेशन मनी रेंज के दिए गए हैं, नैरो से लेकर ब्रॉड तक। तो फाइनेंशियल इनोवेशन के कारण क्या हुआ है कि मनी को रीडिफाइन किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी के रेजिम की बात करें तो देखिए बहुत सारे बेस्ट एंकर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे व्यूज़ हैं रिगार्डिंग द बेस्ट एंकर। तो इसमें एक पॉइंट को देखिए, रिजर्व मनी होता है, मनी स्टॉक होता है, मल्टीपल इंडिकेटर होता है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। अब यदि हम बात करें एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी की, तो ये हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड्स से लिंक होता है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के लिए। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है करेंसी के वैल्यू को इन्फ्लुएंस करता है अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड रिजीम। बात करें हम लोग एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन के लिए, तो परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी थ्योरी एक मेथड ऑफर करता है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने का। बहुत सारी करेंसी एक्सचेंज रेट को अलग अलग तरह से मैनेज करती है, जो कि हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। फिर कल्चर का भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है कॉलोनियल पावर के प्रति बाइज होता है। ब्रिटिश पाउंड जो है ज़्यादा प्रीडोमिनेंट इंटरनेशनल करेंसी हुआ था, जो कि गोल्ड के द्वारा बैक किया गया था। फिर आता है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड एंड इट्स कोलैप्स। क्या मतलब हुआ कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम था वो हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड था। कोलैप्स हुआ कि हमारा जो WW1 यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ ना और इकोनॉमिक इशू जो आया पोस्ट वर्ल्ड वार में, इस कारण से क्या हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स कर गया। फिर बात करें हम लोग कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन एंड गोल्ड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट। तो बहुत सारी कंट्री ने क्या किया कि करेंसी को डिवैल्यू किया 1930 के बीच में, ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकें, लेकिन ये फेल कर गया। यूके और यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबंडन किया अर्ली 1930s में, इस कारण से इकोनॉमिक रिजिडिटी आया और ट्रेड बैरियर आया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा पोस्ट वर्ल्ड वार टू एंड ब्रेटन वुड्स सेटलमेंट। तो यूएस डॉलर जो है डोमिनेंट बना पोस्ट वर्ल्ड वार 2। ब्रेटन वुड्स सिस्टम आपको पता होगा 1944 में लाया गया था। ये इसने स्टेबल एक्सचेंज रेट को इस्टेब्लिश किया, यूएस डॉलर को पाइवट करेंसी के रूप में रखा। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, BWS क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये इन्होंने स्टेबल एक्सचेंज रेट को इस्टेब्लिश किया और यूएस डॉलर को पाइवट करेंसी रखा। अब होता है हमारा ब्रेटन वुड और ट्रांजिशन टू फ्लोटिंग रेट। ब्रेटन वुड का कलेप्स और फ्लोटिंग रेट का ट्रांजिशन। तो ब्रेटन वुड सिस्टम जो है ब्रेक डाउन किया कब, इट ब्रेक डाउन इन द अर्ली 1960s, जिसमें इसके बाद SDR लाया गया। SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, 1967 में लाया गया। 1967 में SDR आया और इस SDR ने क्या किया दोस्तों, ताकि हम ग्लोबल लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें। SDR का फंक्शन यही था, टू मैनेज द ग्लोबल लिक्विडिटी। तो ब्रेटन वुड सिस्टम जो है ब्रेक डाउन 1960 में और 1967 में SDR लाया गया। यूएस ने क्या किया, डॉलर गोल्ड रिंग को सीवियर किया 1971 में, इस कारण से स्मिथसोनियन एग्रीमेंट हुआ। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड नॉमिनल एंकर। 1977 में लॉन्च किया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ताकि फिर कंट्री ने बहुत सारे मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट टारगेट को अडॉप्ट किया।
ठीक है। अब ERM क्या होता है हमारा, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, कोलैप्स हुआ अर्ली 1990s में, जिसने हाईलाइट इशू किया टाइट एक्सचेंज कंट्रोल के। बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के बीच में कंस्ट्रेंट क्या है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट जो है हमारे डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी का फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट डालता है। जैसे कि आपका 1997 में ईस्ट इंडिया क्राइसिस आया, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे हम फिक्स एक्सचेंज रेट के साथ इशू कर सकते हैं और कैपिटल मोबिलिटी कॉम्बिनेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर बात करें हम लोग इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, तो फिक्स एक्सचेंज रेट, फुल कन्वर्टिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। फिर बात करें हम लोग मैनेज एक्सचेंज रेट एंड करेंसी इशू, इसका क्या मतलब होता है कि बहुत सारी कंट्री ने एक्सचेंज रेट को मैनेज किया है कुछ हद तक डिस्पाइट क्लेमिंग फ्लेक्सिबिलिटी। करेंसी क्राइसिस होता है हमारे एक्सचेंज रेट को मिसअलाइन करने से, जिस कारण से स्पेकुलेटिव अटैक होता है और एक्सचेंज रेट का वायलेशन होता है। सेंट्रल बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक सिग्नल को मॉनिटर करती है ताकि क्राइसिस को एंटिसिपेट कर सके। फिर आता है हमारा एक्सचेंज रेट पेग एंड स्पेकुलेशन, तो फिक्स एक्सचेंज रेट रिजिम जो है स्पेकुलेशन से वनरेबल होता है। सक्सेसफुल पे के लिए क्या चाहिए आपको, लो कैपिटल मोबिलिटी चाहिए, हाई ट्रेड शेयर चाहिए, एंकर करेंसी कंट्री करेंसी चाहिए। सेंट्रल बैंक का डुअल टारगेट डिलेमा, एक होता है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल करेंसी वैल्यू, फुल्ली कन्वर्टेबल अकाउंट लिमिट, इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक पॉलिसी, टेम्पोररी कंट्रोल पॉसिबल विदाउट विद सर्किट ब्रेकर। अब देखिए एक पॉइंट है हमारा रेगुलेशन, फिर फाइनेंस, फैसिलिटेशन, सुपरविजन और फाइनेंशियल सिस्टम। पहला था सेंट्रल बैंकिंग का फंक्शन क्या है, सुपरवाइजरी रोल और रेगुलेटरी रोल, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बैंक का अलाइनमेंट इकोनॉमिक गोल के साथ है कि नहीं ये इंश्योर करना, और सिस्टमिक फेलियर को रोकना। बैंक का बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच को मैनेज करेगा, लिक्विडिटी मैनेज करेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑपरेशन मेंटेन करेगा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम को डिस्क्लोज करेगा। इवोल्यूशन ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा डिपॉजिटर इंटरेस्ट को, मिनिमाइज करेगा इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को। रेगुलेटरी इंप्रूवमेंट, यानी कि इसको रेगुलेटरी इंप्रूवमेंट किस लिए लाया गया, ताकि हम रिस्क को एडेप्ट टू रिवॉल्विंग रिस्क, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा रेगुलेटरी इंपोर्ट। फिर हम बात करें इट इंश्योर्स, फिर क्या आता है रेगुलेशन, फैसिलिटेशन, सुपरविजन और फाइनेंशियल सिस्टम। अब बात करते हैं बैंकिंग सुपरविजन का जस्टिफिकेशन, ये क्या करेगा, डिपॉजिटर रिस्क को लिमिट करेगा। फिर क्या करेगा, ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करेगा, माइक्रो प्रूडेंशियल और मैक्रो प्रूडेंशियल का सुपरविजन। फिर बात करते हैं सेक्टर ट्रेंड की, एक पॉइंट होता है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यूनिवर्सल बैंकिंग, इन्होंने इसलिए ये इनोवेशन को फाइनेंस करता है, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। रिस्क बेस्ड असेसमेंट की बात करें तो क्रेडिट, रिसोर्सेज और सफिशिएंसी को एड्रेस करेगा। कैपिटल रिकॉर्ड जो हमारा 1988 में हुआ था, बेसल कैपिटल रिकॉर्ड उससे रिलेटेड है। बेसल 2 में 3 पिलर है, मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन। कंपोनेंट में क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। बेसल 3 हमारे कैपिटल एडिक्वेसी को इंप्रूव करेगा, सॉफ्ट को एब्जॉर्ब करेगा। बेसल 3 के रिफॉर्म की बात करें तो कैपिटल बफर में कंजर्वेशन बफर आएगा, काउंटर साइक्लिक बफर आएगा, ये हमारे इंडिविजुअल बैंक को स्ट्रेंथन करेगा और सिस्टम वाइड रेजिलियंस को भी स्ट्रेंथन करेगा। फिर आता है हमारा सुपरविजन चैलेंज, तो इंडिपेंडेंस ना होना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, सुपरवाइजरी अकाउंटेबिलिटी होना, लीगल चैलेंज होना। सेंट्रल बैंक का सुपरविजन की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें है हमारा रेगुलेट एंड सुपरवाइज कमिटी कमर्शियल बैंक फ्रॉम मॉडर्न हजार्ड बैंक। यूनिफाइड अप्रोच क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड स्कोप। अब हमारा सेंट्रल बैंकिंग का सुपरविजन क्या, डेटा कलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, लेंडर ऑफ लार्ज रिजॉर्ट। जैसे यूके का एग्जांपल दिया हुआ है फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी FSA, ये सेंट्रल बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करती है और ट्रेजरी के साथ क्लियर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या इंपैक्ट पड़ता है कि हमारे सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शन में सिनर्जी बढ़ता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिलेवेंट होता है। पोस्ट क्राइसिस क्या हुआ, डॉट बैंक बना US का, जो कि कमिटी ऑफ रेगुलेटर बना। यूके क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, राइट। अब देखिए पॉइंट बताया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या है, कंट्री डिपेंडेंट रिजल्ट। फिर आता है हमारा सेंट्रल बैंक रोल, सुपर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, मिस्किन ने दिया है कि आप एफिशिएंट एलोकेशन कीजिए सेविंग का बिना किसी डिस्ट्रप्शन का, और वाईबी रेड्डी ने दिया है कि आपका ट्रांजेक्शन अनइंटरप्टेड हो, कॉन्फिडेंस हो और वोलेटिलिटी एक्सेसिव ना हो। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है कि गोल्ड स्टैंडर्ड ने दिया है मनी सप्लाई लिंक टू गोल्ड रिजर्व, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ, क्लियरिंग हाउस बनाया गया करेंसी प्रोविजन के लिए। अब एक आता है बात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की और ग्लोबलाइजेशन की, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ाना, ये इसका मेन काम है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिस्क को सेक्टोरल बर्डनिंग से हटाना, रिस्क टू फाइनेंशियल सिस्टम। पहला आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर, दूसरा आता है लैक ऑफ मार्केटेबल डिसिप्लिन, तीसरा आता है इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन अमंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस। सेंट्रल बैंकिंग का क्या रोल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इमरजेंसी लिक्विडिटी एक्सट्रैक्शन, और फिर आता है ओवरसाइट।
अब उसके बाद कहते हैं हम लोग इन मॉनेटरी वर्सेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, तो कॉम्प्लीमेंट्रीज है, डिफरेंट है। स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कारण एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म आ सकता है, इसीलिए हमें सेंट्रल बैंकिंग को विजिलेंट बना के रखना है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस कैसे करें, बैलेंस का तो इंपॉर्टेंट आप समझ ही गए होंगे। तो ऑप्टिमल अप्रोच देखना पड़ेगा क्राइसिस इंटरवेंशन और प्रीएम्प्टिव मेजर के बीच में। प्रिकॉशनरी मेजर क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो प्रिकॉशनरी मेजर में क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड एंड कोड्स, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, अर्ली वार्निंग सिग्नल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कॉम्प्लाइंस। बात करें हम लोग प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट ग्रोथ, तो पहला आता है हमारा ग्रोथ प्रमोशन। ग्रोथ प्रमोशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि ग्रोथ पे फोकस्ड हो। सेंट्रल बैंक का जो रोल होता है एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में, पोस्ट ग्रेट डिप्रेशन, इंश्योर करें कि क्रेडिट फ्लो हो सारे प्रोडक्टिव सेक्टर में डेवलपिंग कंट्री के। और फिर फाइनल आता है हमारा इंटरवेंशन रोल फॉर इंटरवेंशनिस्ट रोल फॉर बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस रिजर्व ग्रोथ। क्रेडिट फ्लो और ग्रोथ को मेंटेन करना, तो क्रेडिट फ्लो को मेंटेन कीजिए बिना इकोनॉमी को ओवर हीट किए हुए, और मैनेज कीजिए इन्फ्लेशन ग्रोथ को के ट्रेड ऑफ को। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, तो देखिए प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन और जो नीड होता है प्रोएक्टिव पॉलिसी एडेप्शन का बहुत जरूरी है। ब्रॉडर और मोर चैलेंजिंग फंक्शन फॉर सेंट्रल बैंकर। कंस्टेंट इन डेवलपिंग कंट्री, तो अंडर डेवलप मार्केट और लिमिटेड टूल, ये पहला कंस्टेंट है। फिर हमारा रिसोर्स कंस्टेंट है गवर्नमेंट। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग शुड बी इंश्योर एट द गार्ड। फिर अगला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। एक होता है हमारा क्वाजी फिजिकल एबिलिटी, तो सेंट्रल बैंक हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि वो रिसोर्सेज को रेज कर सके पब्लिक डेप्ट सीनियरिटीज प्रोग्राम, मैंने अभी आपको बताया था, और इन्फ्लेशन टैक्स के माध्यम से। तो कैप्टिव मार्केट होता है पब्लिक डेप्ट और डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट के लिए। सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज को अलाइन करेगा गवर्नमेंट डेवलपमेंट गोल के साथ। तो क्वाजी फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या होता है, ये सेलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट सब्सिडी, मार्केट डिस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल रिप्रेशन, राइट। फाइनेंशियल मार्केट का कंपोजिशन की बात करें तो मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेन मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सभी आएंगे। सेंट्रल बैंक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती है। फिर बात करें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक मैनेज द कॉस्ट एंड सप्लाई ऑफ द मनी एंड क्रेडिट। एफर्ट ये है कि हम इनफॉर्मल क्रेडिट को ऑर्गेनाइज क्रेडिट के साथ रिप्लेस करें। एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक नेटवर्क, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये सभी इसके पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट आता है, नीड टू मैनेज मार्केट डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सेक्टर फंक्शनिंग। फिर एक आता है हमारा मार्केट बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी टूल। तो कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे मार्केट बेस्ड, देख सकते हैं। पहला टूल क्या है हमारा, पहला है ये मार्केट बेस्ड टूल का यूज बड़ा है। डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्राइसिस को विथस्टैंड करना है, इनहांसिंग फाइनेंशियल मार्केट एफिशिएंसी। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ को फॉस्टर करेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे सेंट्रल बैंक इवॉल्व हुआ। तो इनिशियली क्या हुआ कि प्राइवेट और इंडिपेंडेंस था गवर्नमेंट का, ठीक है, और प्री वर्ल्ड वार सेकेंड और पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड सेंट्रल बैंक सबऑर्डिनेट हो गया गवर्नमेंट का। इंडिपेंडेंट क्रूशियल था लो इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए। इंडिपेंडेंस आया 20वीं सेंचुरी में, जिसने पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट में रिकॉग्नाइज किया गया। रीजन फैक्टर क्या है, रिफॉर्म लाया गया, ईसीबी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का, प्राइस स्टेबिलिटी के इंपॉर्टेंस को समझा गया। ये बहुत जरूरी है ऑपरेशनल और लीगल इंडिपेंडेंस के लिए। बेटर मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। बात करते हैं बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने इंडिपेंडेंस रिसेंटली गेन किया, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ईसीबी, ठीक है, यूरोपियन कॉमर्स। फिर दोस्तों इंडिपेंडेंस डिपेंड ऑन पर्सनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, पर्सनल नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम इन फाइनेंशियल। तब देखिए ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कि सरकार का कोई चाहत नहीं हो रिक्रूटमेंट का, तो ये भी हमारा हो सकता है कि इंडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस करे। फिर हमारा फाइनेंशियल यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑन फाइनेंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो सबसे पहला है कि सेंट्रल बैंक विद ऑन बजट और मोर फंडामेंटल। पॉलिसी इंडिपेंडेंस, सेंट्रल बैंक को फ्रीडम चाहिए सेट करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए। फिर बताया जा रहा है ग्लोबल इंडिपेंडेंस वर्सेस इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक हमारा अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स होता है, क्या होता है अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स, ये मेजर करता है, ये पार्लियामेंट्री मॉनिटरिंग को मेजर करेगा, रिपोर्ट के पब्लिकेशन को मेजर करेगा। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंडिपेंडेंट का जो व्यू है वो वेरी करता है। डेमोग्राफिक सपोर्ट, डेमोक्रेटिक सपोर्ट फॉर सेंट्रल बैंक पॉलिसी इज क्रूशियल। स्पेसिफिक गोल जो है अकाउंटेबिलिटी को इनहांस करेगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर सकता है, ठीक है। फिर बात करें हम लोग मैकेनिज्म टुवर्ड इंक्लूड रिव्यू ऑफ डिसीजन, बजट, एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस। सेंट्रल बैंक एक ऑटोनोमस है और अकाउंटेबल है। ट्रांसपेरेंसी एनुअल रिपोर्ट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट, मीटिंग मिनट्स के माध्यम से किया जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस है इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट, फोरकास्ट, रैशनली फॉर डिसीजन। ट्रांसपेरेंसी एंड सेंट्रल बैंकिंग ऑपरेशन, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कम करना, अनसर्टेनिटी कम करना, फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट इंटीग्रेशन, ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। फिर बात करें सेंट्रल बैंक अवॉइड करेगा कि वो सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप की तरह काम करेगा। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, क्योंकि हमारा डिस्टिंक्शन
डिस्क्लोजर डिटर्स, डिस्क्लोजर के कारण क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी आता है, रिस्क टेकिंग होता है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, एनहांस पब्लिक पॉलिसी इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि हैलीफैक्स समिट देख सकते हैं, पोस्ट इंडिया लंदन क्राइसिस एफर्ट देख सकते हैं। IMF का जो ELRIC फ्रेमवर्क है, एक्सटर्नल ऑडिट, लीगल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल, ये सभी इसके पार्ट हैं। फिर बात करें ट्रांसपेरेंसी की, तो डेटा ट्रांसमिशन बहुत क्रूशियल है। IMF का गाइडलाइन क्या कहता है, क्रूशियल डेटा पे और टाइम फ्रेमिंग पे। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि चैलेंजेस क्या है कि डेटा ओवरलोड एंड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन क्या है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्रेडिबिलिटी, इंटेंजिबल एसेट, इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन। अब फिजिकल पॉलिसी से कैसा कन्फ्लिक्ट है, तो सेंट्रल बैंकिंग पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फोर्सेस से इवॉल्व होता है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ बहुत जरूरी होता है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए। हिस्टोरिकल बैंक की बात करें तो अब पहले की जो सेंट्रल बैंक हुआ करती थी वो गवर्नमेंट बजट को सपोर्ट कर रही थी करेंसी इशुएंस से। सेंट्रल बैंक का मोनोपोली था करेंसी में, जिसके यहाँ से गवर्नमेंट डिपेंडेंट था। और फिर क्या था कि इरोजन ऑफ द करेंसी वैल्यू इस कारण से हुआ और हिंडर किया मॉनेटरी स्टेबिलिटी को। तो केन्जियन थ्योरी ने इंटीग्रेट किया मॉनेटरी और रियल सेक्टर को। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। फिर फिजिकल पॉलिसी नेशनल गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव होने को दर्शाता है। और फिर क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का टूल होता है इकोनॉमिक डायरेक्शन के लिए। सेंट्रल बैंक पैसा क्रिएट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगी। कीन्स मनी डिमांड, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी वोलेटाइल होता है, कीन्स का कहना है। पोस्ट वाला टू केन्सियन फोकस ऑफ फिजिकल पॉलिसी पे सेंट्रल बैंक की सेकेंडरी पॉलिसी था। 1970 में स्टैगफ्लेशन ने केन्जियन व्यू को चैलेंज किया। रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या था, केवल अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी का इंपैक्ट होता है। रूल बेस्ड पॉलिसी को रिकमेंड किया गया। सेंट्रल बैंक इंपॉर्टेंस गेन किया। सेंट्रल बैंक ने फिजिकल प्रॉफिटेबिलिटी को काउंटर किया। इन्फ्लुएंस फ्रॉम बेंडर्स बैंक ECB। गेम थ्योरी एम्फेसाइज करता है कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, राइट। हिस्टोरिकल बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर वार एक्सपेंशन। स्टैगफ्लेशन के कारण क्या हुआ कि प्राइस स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया गया, बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हुआ। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लेजिस्लेशन है वो सेंट्रल बैंक के अकोमोडेशन को लिमिट करता है, इंडिपेंडेंस को इन्हांस करता है। फिर आता है हमारा डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक फिजिकल डेफिसिट को मॉनिटर करेगा, इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, पब्लिक डेब्ट को डोमेस्टिकली फाइनेंस करेगा। रिस्क ऑफ डेट ट्रैप मिलता है कंटिन्यूस बोरोइंग से, ठीक है, डेट ट्रैप का रिस्क होता है, ठीक है। मार्केट बोरोइंग की बात करें तो ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, क्राउडिंग और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड करता है करेंसी बैकिंग के लिए, मॉनेटरी कंट्रोल के लिए, ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, जिसको हम लोग MBP बोलते हैं। क्या कहा जाता है, MBP, मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम। इसमें RBI, बैंक, FI, इंडिविजुअल, PD सब आते हैं। PD और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को अंडरराइट करेंगे, अनएब्जॉर्ब सिक्योरिटी को हैंडल करेंगे। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन रेयर होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक मार्केट को मॉनिटर करेगा और सिक्योरिटीज़ की टाइमली ऑफलोडिंग होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको MBP बोलते हैं। एक होता है हमारा EME, तो जो अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी मार्केट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, उसको EME कहा जाता है। ये यहाँ पे लार्ज पब्लिक बोरोइंग को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान। एक्सेस लिक्विडिटी प्राइसेस बढ़ा देगा, ज़्यादा लोग चेज करेंगे बहुत कम गुड्स के लिए, राइट। फिर हमारे पास मॉनेटरी फिजिकल एक्शन लिया जाएगा ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट को कम किया जाए। फिर बात करते हैं 19% में RBI का कंसर्न था एडहॉक ट्रेजरी बिल में, इसने क्षमता कम कर दी मॉनेटरी पॉलिसी को इंश्योर करने में। लार्ज गवर्नमेंट बोरोइंग ने RBI का जो इंटरेस्ट रेट था कंट्रोल का, उसको कम कर दिया, लिमिट बना दिया। RBI ने इंक्रीमेंटल CRR लाया 1970 में, जिससे बैंक रेट को रेज किया गया। 1960 में RBI का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन था वो मॉनेटरी पॉलिसी से कन्फ्लिक्ट होता था, जिस कारण से लिक्विडिटी एड हुआ, डिफाइड टाइटनिंग मेजर। फिर हमारा प्रपोजल लाया गया सेपरेशन ऑफ डेट मैनेजमेंट फ्रॉम मॉनेटरी मैनेजमेंट, कि हम डेट मैनेजमेंट को सेपरेट एंटिटी बनाएंगे। सरकार जो है फंड करती है डेफिसिट को पब्लिक बोरोइंग एट मार्केट रेट। सेंट्रल बैंक का फोकस था प्राइस स्टेबिलिटी में, फ्री फ्रॉम डेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये देखिए अब सरकार जो है डेफिसिट को फंड करने लगी, पब्लिक बोरोइंग एट मार्केट रेट, और सेंट्रल बैंक का फोकस केवल प्राइस स्टेबिलिटी पे, तो सेपरेट किया गया, है ना। फिर दोस्तों सेपरेट एंटिटी कंसल्ट किए मार्केट पार्टिसिपेंट से सेंट्रल बैंक था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल द 3 यूनिट्स ऑफ मॉड्यूल ए। होपफुली यू एंजॉय द सेशन एंड इफ यू वांट एनी कंटेंट रिलेटेड टू सेंट्रल बैंकिंग फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर मैं आपको शो कर देता हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट चाहिए सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। धन्यवाद।